बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO के समिट के बाद लंदन जाते हैं, वहाँ पे अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ से मुलाकात करते हैं और बड़े अहम फैसलों पे बातचीत होती है और डिसीजन मेकिंग की जाती है। वहाँ पे एक ये भी बात सामने आती है कि नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि अब हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है जो कि सामने आता है, जो कि उठता है, इज़ लंदन द न्यू इस्लामाबाद? इसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये सब मुझे बताएं, लंदन की हमारी सियासत में इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, एक तो 1935 एक्ट के तहत जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास कानून भी वहीं से चलता था, वहीं से गवर्नर जनरल नॉमिनेट होकर आता था, सब कुछ होता था। वो तो 1956 में हमने जब आइन बनाया तो फिर उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं जब वो सदर बने तो फिर उसके बाद 1935 का कानून जो ख़त्म हो गया। लेकिन लंदन की अहमियत जो है हमेशा रही है। उसकी वजह है कि इवन अमेरिका भी अगर इस खत्ते के अंदर कोई काम करना चाहता है तो लंदन की MI6 वगैरह या MI5 के थ्रू करता है। पाकिस्तान में इसकी अहमियत जो है ये 1971 की जंग के दौरान बहुत ज़्यादा नज़र आती है और उसके बाद ही हमारे लोग जो थे वो वहाँ जाके एग्ज़ाइल में और बाकी जगह पे जाके अलग-अलग गवर्नमेंट्स बनाना शुरू हुए थे। 25 मार्च 1971 को शेख मुजीब को गिरफ्तार करके धान मंडी से यहाँ लाया गया और सबसे पहले उसको फैसलाबाद जेल में रखा गया। फिर पता चला कि जंग छिड़ गई है, कहीं बम बम न पड़ जाए, सब मियाँ वाली जेल में भेज दिया गया। और फिर 8 जनवरी को 1972 को उसको एक जहाज़ में बिठाया और लंदन भेज दिया गया। हम उस वक्त यंग थे तो अखबारों में ये थ्योरी आ रही थी कि शेख मुजीब बुनियादी तौर पर चाहता था, भुट्टो से चाहता था कि मुझे तुम वज़ीर आज़म अनाउंस कर दो तो मैं इस सारे मामले को उल्टा कर दूंगा और मुझे ले आओ। लेकिन लोगों ने माना ना, जैसे आजकल इमरान खान के दीवाने हैं, मानते नहीं कुछ भी हो जाए, वैसे भुट्टो के दीवाने थे, उन्होंने झूठ बोलते हैं ये सब कुछ। और फिर वो वहाँ पर चला गया। लेकिन इस कहानी को 50 साल के बाद अनार खान एक शख्स था जो कि इंस्पेक्टर था, उसने उसको रिवील किया और उसने कहा कि मैं उसके साथ, मुझे स्पेशल ब्रांच का था, मुझे कैदी बना के रखा गया था और मैं उसके साथ साथ मुजीब के साथ रहता था और मैं कहता था मैं कैदी हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा कुली मुझे, और वो सारी मालूमात और चेक करता था। एक इब्रोई साहब आके मिलते थे, वकील उनको चेक करता था। वो कहता है कि जिस वक्त उसको बिल्कुल नहीं पता था कि बशरी पाकिस्तान में क्या हो गया है, क्योंकि ना अखबार मिलती थी, ना रेडियो था, ना TV था, कुछ था, एक अलग कमरे में उसको रखा हुआ था। कहते एक दिन 20 दिसंबर को, यानी भुट्टो ने जब हलफ ले लिया, 17 या 18 को लिया था, तो सुबह सुबह भुट्टो उसके पास आ गया और भुट्टो जब एंटर हुआ तो मुझे हैरान रह गया कि तुम कैसे? तो उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो मुझे एकदम कुर्सी से उछला, उसने कहा कि ये कैसे? और फिर उसके बाद वो कहता है कि भुट्टो ने बताया कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर चुका है, पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया है और जनरल याहिया ने रिज़ाइन कर दिया है। तो मुजीब एकदम कहते हैं खड़ा हो गया, उसकी नथनों से हवा निकलनी शुरू, गुस्से में आया। उसने कहा हाउ इट कैन बी, ये कैसे हो सकता है, ये तुम कैसे प्रेसिडेंट, तुम मुझे बनना चाहिए, तुम तो एक माइनॉरिटी पार्टी के रुकन हो, यू आर द लूजर। लेकिन उसके बाद तुमने ये क्या किया? मैं मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हूँ, मेरा हक था ये। तुम ऐसा करो, फ़ौरन मुझे TV ले जाओ और फ़ौरन मुझे रेडियो ले जाओ, मैं फ़ौरन जाके तकरीर करता हूँ और तकरीर करके कहता हूँ कि इंडिया अपनी फोर्सेस वहाँ से निकाले और निकालने के बाद जो है वो हम आलमी उनको अपील करेंगे तो मछली पाकिस्तान वापस आ जाए, बिल्कुल सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। भुट्टो का काम डाउन, ये तारीख बन चुकी हुई है, ख़त्म। कहते वो फिर भुट्टो थोड़ी देर बैठा रहा, तो ये कहता रहा कि वो असल में बेसिकली हमने जो प्राइम मिनिस्टर बनाया था अवामी लीग का, जो ताजुद्दीन अहमद था, इसने इंडिया के साथ साज़बाज़ की होगी, कुछ ना कुछ किया होगा, तो इस वजह से हुआ है, मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ। तो कहते हैं वो जब भुट्टो चला गया तो उसने बंद किया अपने कमरे को और फिर खोलता नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद बाहर निकला, उसने सजदे में गया और रोने लग गया और रोते हुए कहा अल्लाह मैं ऐसा नहीं चाहता था, ये कैसे हो गया। ठीक, लेकिन वो कहते ये हैं कि उसके बाद मुजीब को उसने कोशिश की किस तरीके से, लेकिन वो चाहता था मुझे रेड क्रिसेंट के हवाले कर दिया जाए कहीं, लेकिन भुट्टो उस पर एतबार नहीं करता था। भुट्टो ने किस पर एतबार किया? लंदन पे। और लंदन पे जब एतबार किया तो जैसे ही उसका प्लेन लंदन पे उतरा है तो उससे 1 घंटा पहले इंदिरा गांधी ने, एडवर्ड हीथ होता था प्राइम मिनिस्टर, उसको फ़ोन किया कि हम एक जहाज़ भेज रहे हैं और उस जहाज़ में इसको मुजीबुर रहमान को इंडिया लेके आएंगे और इंडिया लाने के बाद जो है हम इसको ढाका भेजेंगे।
आप अंदाज़ा करें कि उस जहाज़ में 3 लोग थे, रा का चीफ रामनाथ काओ, उसका एडवाइज़र इंदिरा गांधी का पीएम हाक्सर और उसका फॉरेन सेक्रेटरी टीएन कौल। ये 2 तो ऐसे थे, लेकिन रा का जो चीफ है वो कहता है कि मैं उसके साथ था, तो मुझे पहले ही बरतानिया के लोगों ने मिलकर एक अरेंजमेंट की थी और उस वक्त तक मुजीब को उन्होंने वो सारी बांग्लादेश में जो जुल्म हुआ था फौज का उसको दिखा चुके थे। और ये इसकी बात बताइए, तफज्जुल मानक मियाँ होते थे इत्तेफाक के एडिटर, उनकी किताब भी है आखिरी पता 74 दिन का 75 दिन, तो उसको बता चुके थे और भुट्टो से भी मायूस हो चुका हुआ था। तो कहते मेरी अटर सरप्राइज़ में हुआ ये कि उसने जेब में से एक लिफाफा निकाला और लिफाफा निकाल के मुझे उसने 25 दिसंबर का अपने हाथ का एक ख़त दे दिया जो उसने नेहरू को लिखा था। ये मैंने नेहरू को लिखा था कि मेरी मदद करो तो मैं इंडिया जो है मदद करे तो मैं बांग्लादेश आज़ाद कर सकता हूँ। कहता है कि मैंने उससे पूछा कि क्या अगर इंडिया हमारी मदद न करता तो बांग्लादेश आज़ाद हो सकता था? उसने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता था, किसी तौर पर नहीं हो सकता था। फिर उसके बाद कहता है कि वो बारी मुलाकातें 2-1 रही, तो हम जहाज़ में बैठे, 13 घंटे की फ़्लाइट थी, उसमें कुछ बरतानवी भी थे, हम लोग भी थे। तो एक दिन मेरे कान में आके ये कहता है कि पास आके कि देखो मेरी इंदिरा गांधी से मुलाकात कराओ, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मार्च के पहले पहले अपनी फ़ौजें वापस ले आए। तो कहता मुझे मुस्तिन है, उसको हैरानी हुई कि एडवर्ड हीथ ने कहा था कि हम मदद भी करेंगे सब कुछ, लेकिन जब तक भारत फौजें नहीं निकालेगा हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे। तो उस दिन से ये बुनियादी तौर पर पहला लंदन का प्लान जो था वो आया था। उसके तकरीबन 2 या 1.5 साल के बाद एक और प्लान लंदन से आया और वो था अकबर बुट्टी साहब ने वहाँ से निकाला। हुआ ये था कि भुट्टो साहब ने जब 1973 के अंदर उन्होंने ये सारा इनके साथ हुकूमत का एफिलिएशन ख़राब हुई, नैब की हुकूमत थी कहाँ पर, बलूचिस्तान में और NWF में, NWF उस वक्त NWF होता था। तो वहाँ पर वो आया तो अख्तर मैंगल के वालिद अताउल्लाह मैंगल और वली खान वगैरह इनके बारे में उसने आके कहा कि ये लंदन में इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने इराक़ के उनसे मिले हैं और रूस से मिले हैं और ये एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं बलूचिस्तान को अलहदा होने के लिए। अकबर बुट्टी से मोची दरवाजे में तकरीर कराई गई ताकि पंजाबियों को गर्मी दिलाई जाए कि मुल्क अलहदा हो रहा है। उसके बाद इराक़ के सफारत खाने से असला निकला और उसके बाद हुआ ये कि नेशनल अवामी पार्टी पे सुप्रीम कोर्ट में जाके पाबंदी लगी और फिर 4 साल की आर्मी एक्शन शुरू। उस आर्मी एक्शन शुरू होने के बाद फिर लंदन हमारे दिलों से नहीं निकला, दिमाग से नहीं निकला, बरदाउल हक आ गया 77 के अंदर। आपको पता होगा ये सारे के सारे जो एक फ्रंट बना था, सिंधी पश्तून और सिंध और बलोच फ्रंट जो था, जिसमें वो भी था राहू भी और अख्तर मैंगल के बाद अताउल्लाह मैंगल, ये सारे लंदन में जाके रहते थे, वहीं जाके एक्साइल गुजारते थे, वहीं ये सब कुछ किया करते। तो उस ज़माने में भी इनको अफोर्ड करने वाले लोग मौजूद थे, सारा कुछ था। फिर इसी दौरान ज़ियाउल हक ने एक तंजीम बनाई थी, पर बनाई तो नहीं थी, बन तो खुद गई थी लेकिन सपोर्ट दिया था, वो थी अल्ताफ़ हुसैन की MKM। आपको याद होगा कि MKM को शुरू में तो खैर बहुत ज़्यादा उसको जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ उठाया गया था, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन जो था वो खुद जमीयत का रुकन रहा होता और उसके बाद उसने इलेक्शन भी लड़ा हुआ था, रुकन तो नहीं मुत्तफ़िक वो टाइप चीज़ थी। उसकी जब पॉपुलैरिटी को देखा तो फिर उन्होंने उसको पैटर्नेज देनी शुरू की, उसके वो केसेस भी विड्रॉ किए, वो झंडा जलाने वाले भी दूसरे से। फिर जब उसकी सिंध के साथ लड़ाई हुई तो आपको याद होगा कि जाम सादक जो था वो वज़ीर आला था और उस जाम सादक ने जब इनको उसको एक्शन लेने लगे तो उन्होंने उसको लंदन भेज दिया और फिर लंदन से वो गवर्न करता था। कहा जाता है कि 2 बंदे आते थे, बुलाया जब कभी इकट्ठे बुलाया जाता था, समझे थे कि एक आदमी की सुपारी है, एक आदमी जिंदा वापस आएगा, दूसरा नहीं आएगा। खौफ था, इस हद तक खौफ था कि लोग घरों से नहीं निकलते थे, किसी को यकीन नहीं होता था कि आज जहाँ होगा नहीं। लंदन में वो कुछ बयान देता था और कराची शहर में 60-70 लाशें गिर जाती थी। लंदन में उसके खिलाफ को बात करते थे और यहाँ कुछ हो जाता, यहाँ पठानों के झुग्गियाँ भी जल जाती थी, उनके चाय खाने भी जल जाते थे, यहाँ माजरों के भी कुछ हो जाता, जो भी था लंदन में बैठ के उसको गवर्न करता। उसके बाद जब नया दौर आया है, जब नवाज शरीफ साहब ने उसके खिलाफ शुरू किया है, मुशर्रफ का पीरियड आया है, तो मुशर्रफ दौर में भी लंदन में आप खुद सोचें कि किसका घर बना होगा, रहमान मलक का घर एक्टिविटी के तौर पे बिल्टअप हुआ और वहाँ पर आपको याद होगा मिसा के जमहूरियत साइन हुआ। लेकिन लंदन के साथ साथ एक और हेडक्वार्टर उठना शुरू हो गया और वो था दुबई, क्योंकि दुबई भी उसी तरह का एक पैराफर ने लिया है। तो फिर जब लंदन में मिसा के जमहूरियत साइन हो रहा था तो इशफाक परवेज़ कियानी साहब के साथ वहाँ बैठ के ये NRO साइन हो रहा था मुशर्रफ के दौर में। तो लंदन हमारी सियासत से
अभी तक नहीं निकला। पाकिस्तान के साथ ज़्यादती पता है क्या है कि पाकिस्तान में जो भी मफरूर होता है किसी भी केस के अंदर हो, वो पाकिस्तान के अंदर रहता नहीं है, वो वहाँ लंदन में जाके पनाह लेता है और लंदन उसको पनाह देता है। इंडिया ये कहता है कि हमारे 492 लोग ऐसे हैं, और इंडिया की ट्रीटी है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, कि जो यहाँ से माल लूट के लंदन में भागे हुए हैं, लेकिन उनको वापस नहीं करते। एक आदमी को गुज़श्ता 25 साल में उन्होंने वापस किया और बाकियों को वापस नहीं। सेफ हेवन, सेफ हेवन। पिनोशे वहाँ आके बैठता है, ईदी अमीन वहाँ आके बैठता है, कौन है जो वहाँ आके नहीं बैठता? तो ये बेसिकली सारे चोरों की एक ठिकाना बना हुआ है, सारे चोरों का ठिकाना बना हुआ है। और साथ ही साथ पता नहीं क्यों मेरा कहने का दिल कर रहा है कि वहीं पे नवाज शरीफ भी बैठे हुए हैं। नॉट सेइंग कि दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चोरों का ठिकाना है और मैंने अगली लाइन कॉमा लगाना है तो लगा दें, नहीं लगाना तो प्लस लगा लें, ऐड कर लें की बात है। लेकिन डिस्कशन कंटिन्यू होगी। फॉर नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द सेगमेंट। वेलकम बैक जी। औरिया साहब के साथ गुफ्तगू हमारी जारी है। लंदन चोरों का ठिकाना है और नवाज शरीफ भी वहाँ पे ही बसे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जो भी है, नवाज शरीफ को पास इस वक्त कानून के मुताबिक जो जुर्म साबित है वो यही है। बिल्कुल ऐसे ही। उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो सारे के सारे यही हैं। आसफ जरदारी के पास जो केसेस हैं सारे के सारे यही हैं। सरे पैरिस का जो केस है, आप खुद सोचें कि सरे पैरिस का जो केस है कितना मजबूत केस था कि जब ये लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो पूरे का पूरा वाजिद शमसन जाता है और पूरे का पूरा रिकॉर्ड लेके आ जाता है। आप दुनिया जहान को कहते रहते हैं कि हमारा सरे पैरिस नहीं है, और फिर जब उसको अब केस ख़त्म हो जाता है तो उसकी मलकियत जाके क्लेम करते हैं, उसको ले आते हैं। पनामा का कोई और एहसान हुआ ना हो पाकिस्तान के ऊपर, एक एहसान जरूर हुआ है कि हमें ये पता चल गया कि एवन फील्ड के 4 अपार्टमेंट किसके हैं। मैंने खुद भी उसमें खाना खाया हुआ एक दिन, ठीक। अब ये ऑथेंटिकेट हो गया किसके हैं, लेकिन कोई मानते ही नहीं। हमारे तो गांव में भी जायदाद नहीं है, यानी इस कौम के अंदर अजीब-ओ-गरीब मामला है। अब मतलब सर ये है कि ये नहीं, स्विट्ज़रलैंड और लंदन, स्विट्ज़रलैंड में मॉनेटरी पोजीशन रहती हैं और लंदन के अंदर इनको पॉलिटिकल असाइलम्स मिलती हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप फ्यूजिटिव ऑफ लॉ हैं एक इलाके के, आप तो अपना मुजरम ढूंढ के चकवाल के गांव से भी ले आते हो कि हमारी लंदन की औरत का एक बच्चा लेके गया हुआ है, और यहाँ 60-60 लोगों का कातिल आप पना देते रहते हो, 10-10 हज़ार लोगों के कातिल आप पना देते रहते हो, जिसपे एक पूरा का पूरा केस चला होता है, उसको पूरा का पूरा कारोबार करने की भी इजाज़त देते हो, जिंदा रहने की भी इजाज़त देते हो, ज़िंदगी गुजारने की भी इजाज़त, बाकी लोगों को क्यों नहीं देते? इसका मतलब ये है कि आपके रूल्स स्टैंडर्ड्स हैं और आप पाकिस्तान की सियासत को गवर्न करना चाहते हो। लेकिन एक बात बताऊँ आप, ये जो ताज़ा केस है ना जी, इसके अंदर जहाँ एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा वीक हुई है, वहाँ लंदन को भी अंदाज़ा हो गया कि अब उनके घोड़े पाकिस्तान में चलने के नहीं हैं। अल्ताफ़ हुसैन उनका बहुत बड़ा घोड़ा था और वो अपने हिसाब से उसको मूव करते थे, प्ले करते थे। आप खुद सोचिए कि खैर बख्श के मरी का बेटा कहाँ जाकर ठहरता है, नवाब बुख्ती का पोता कहाँ जाकर ठहरता है, बरामदा कहाँ जाकर ठहरता है, मिलता कौन है जाकर वहाँ पर जाकर? क्या आप लंदन की एक एग्जाइल गवर्नमेंट पाकिस्तान में बना सकते हैं? क्या आयरलैंड की गवर्नमेंट पाकिस्तान में बन सकती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अमेरिका ने बनाई थी, उसको कुछ करो। यानी ये तो वो लोग हैं बरतानिया के लोग कि चर्चिल की बहू जो थी ना, वो अमेरिकन सफ़ीर ने उसको फंसाया हुआ था और वो उसके साथ फिरता फिराता था, कभी इधर कभी इधर, और गोरे बड़े अजीब-ओ-गरीब किस्म के लोग, और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी। तो उस वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का नाम बड़ी ताकत हो, हम तो माई बाप आपका खाते हैं, कम से कम इस सफ़ीर को तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। तो उस अमेरिका ने लंदन की ये बात मानी थी कि तुम जाके ना उसको सफ़ीर को, उसने रूस ट्रांसफ़र कर दिया। उसने वहाँ जा कर कहा क्या था, जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग कभी शुरू हुई। तो मतलब जहाँ आप मामला आ जाता है मुकम्मल तौर पे तो आप ख़त्म हो जाते। तो पाकिस्तान की अब सियासत में अब कहा जा रहा है कि हम वहाँ पर वो आर्मी चीफ जो है उसको नवाज शरीफ से पूछेंगे। पाकिस्तान को छोड़ दो, 1170 जो है मफरूर हैं इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद की अदालतों के। 1170 मफरूरों को भी एक बुलाओ ना मीटिंग, और कम से कम और कुछ नहीं, सेशन जज ही लगा लो उसकी मर्जी का, सिविल जज उनकी मर्जी का लगा लो, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उनकी मर्जी का लगा लो, कमिश्नर आईजी लगाओ उनकी मर्जी का। फिर कानून की किताबें फाड़ के फेंक दो कि जो शख्स जो है इसलिए ज्यादा काबिल इज्जत है कि लाख बंदा वोट देता उसको,
बेशक वो किसी की इज्जत लूट ले, बेशक वो चोरी कर ले, बेशक वो लोगों की मकान जला दे, सब कुछ जाएगा उसके लिए। यानी आप खुद सोचें कि आप ये डेमोक्रेसी की खिलाफत देखें कि आपके पास चूंकि 1 लाख वोट है, इसलिए आप कराची शहर को अपने हल्के को जरगमाल बना सकते हैं। आपके पास चूंकि 1 लाख वोट है तो आपका ऊपर कोई भी मुकदमा चलेगा, आप यूं विक्टी बना के आएंगे। आपके पास करप्शन का मुकदमा चले, आपके पास कत्ल का मुकदमा चले, आप देख लें कैसे कैसे खर के बेटे के ऊपर चला था ना मुकदमा, किस तरीके से घूमता फिरता था। वो कांजू के बेटे के ऊपर चला था ना मुकदमा, विक्टियां बनाते हैं। शाहरुख जतोई पे चला था मुकदमा, विक्टियां बना। ये तमस्खुर है और ये सिर्फ अदालतों को सोचना चाहिए। सबसे पहले सोचना चाहिए था कि कैसे। और पहली बात यह है कि जिस मुल्क का वजीर आजम एक मफरूर आदमी से मिलने के लिए जाए, सबसे बड़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो उसने की है, बिल्कुल ऐसे ही है, तमाचा मारा है। और वो वजीर आजम जो कि बुनियादी तौर पे ये वादा करके गया हुआ है कि मैं अपने भाई को लेके आऊंगा। मैंने पहले दिन प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की अदालतों ने उस जगह फैसला किया है जहां उनका कानून ही नहीं चलता। मैं अपने भाई के लिए एक बॉन्ड भर के जाता हूं और मैं कहता हूं कि मैं लंदन में से उसको लेके आऊंगा, मुझे लंदन जाने दें, ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि अदालत का कोई समन जाता है लंदन? कोई थाने की पुलिस जाएगी गिरफ्तार करने के लिए? कोई रेंजर्स भेजेंगे गिरफ्तार करने? नहीं भेज सकते ना। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ कि भाई चलो। भाई कहता तुम मुझे कैसे लेके जाओगे? मैं भी अगवा का मुकदमा करता हूँ। वो मेरे ऊपर अगवा का मुकदमा, मैं भाग के आया था, आके अदालत सामने कहता हूँ तो भाई तुम इसलिए मेरे अगवा का मुकदमा कर रहे? मैं तो नहीं। आपने कानून का मजाक उड़ाया, यानी आपने उन लोगों को, ये भी नहीं, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को भेजा है। कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। तो अब वो क्रिमिनल अब बड़े आराम से फैसला कर रहे हैं कि जी हम तो उनसे पूछ के आर्मी चीफ पे लगाएं। ठीक है, अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन का हाफजा और मेमोरी बड़ी तेज़ होती है, कुछ अर्से के बाद वो बिहेव करते हैं, बिहेव कर लें, हमें कोई इसके परवाह नहीं। लेकिन आज जिस अहद में हम जिंदा हैं, जिन चंद हफ्तों में हम जिंदा हैं, उनमें इंस्टीट्यूशन के बारे में जो लोग सोचते हैं वो ज़ुबान पे नहीं ला सकते। इसलिए ज़ुबान पे ला नहीं सकते कि उनको अपनी तौहीन महसूस होती है। ये वो लोग हैं जो 65 की जंग में इन लोगों के बारे में कहा। जो गवर्नर मूसा को जानता कोई नहीं था, लेकिन इस शहर की हर जगह उसकी तस्वीरें लगी होती थी। कोयटा के छोटे से ट्राइबल ट्राइब का आदमी था, कोई नहीं जानता था इनको। ये जो सारे जितने भी बड़े बड़े थे हमारे हैरों से थे, कोई नहीं जानता होता था। लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि कोई और पॉलिटिशियन इस तरह का जो है वो इनकी इस तरह की तस्लील कर सकेगा। तस्लील तो है। कहा जाता है जी प्राइम मिनिस्टर किस वज़ीर आज़म ने आज तक लगाया है? कल वो खुर्रम दस्तगीर साहब एक जगह करते कि वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मैंने कहा नवाज शरीफ ने इख्तियार किया था ना ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगा के, क्या हुआ था? फिर कर ले, फिर कहेंगे जी असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम एक ऐसी गंदी अना की गेम में का शिकार हो गए हैं जिस अना की गेम से हम बाहर निकल नहीं सकते। खान साहब भी उसी तरह के अना का शिकार हैं। लेकिन खान साहब का मतलब यह है कि खान साहब को इसलिए ब्लेम गेम में नहीं कि खान साहब इज इन अपोजिशन, खान साहब कुछ भी हो, आप बैठ के डिक्टेट कर रहे हो इस वक्त कि हम ये करेंगे और खड़े होकर कह रहे हैं कि हम फलाना हकीम फजल रहमान साहब हकीम सनाउल्लाह, किस बात की? ये धमकी तो मुशर्रफ नहीं देता होता था ऐसी कि तुम आके दिखाओ इस्लामाबाद। ये धमकी तो कभी याह्या खान और यूब खान और मुशर्रफ ने नहीं, किसी ज़ियाउल हक ने नहीं दी, कि जो ये लोग देते हैं और करके भी दिखाते हैं। ये तो कभी हमने तो मार्शल दौर में भी ये चीज़ें देखी थी। इस बदतरीन किस्म के सिस्टम को कौन सपोर्ट करता है? मैं करता हूँ? नहीं। इस्लामाबाद की पुलिस की हैसियत क्या? इतनी सी पुलिस है, जबकि 2 सूबे उसके अगेंस्ट हों, औकात कोई नहीं है। इसका मतलब है कि कोई हल्लाशेरी मौजूद है, कोई थपकी मौजूद है। लेकिन वो थपकी को लोग अगर समझ गए हैं, भाई 1000 दफ़ा खाया है, मन्नतें करके खाया है, तरले करके खाया है, अल्लाह का नाम है, वो लोग अब समझते हैं ना करो। गुजर गया ज़माना के जब वो लोग कहते, और लोगों की भी एक मेमोरी बनती जा रही है। ये बहुत बड़ी मेमोरी है, इसका मेमोरी कार्ड बहुत बड़ा है। ये रिवाइंड हो सकता है, ये डिस्प्ले कर सकता है, ये बता सकता है, ये सब कुछ करता है। जब वो चीज़ नहीं रह गई, और ये वो तारीख है जिसको आप बदल नहीं पाएंगे। बदकिस्मती है हमारी, हम एक ऐसे दौर के अंदर जी रहे हैं जहाँ पे हमारा वज़ीर आज़म लंदन जाके, वही लंदन प्लान जिसकी भी आपने सारी हिस्ट्री सुनी, जिसको हमेशा बैकफायर किया, वहाँ पे जाके डिक्टेशन ले रहा है, और एक ऐसे इंसान से जो कि मफरूर मुजरिम है।
वेलकम बैक जी। बढ़ते हैं अपने शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अहम है। और ये मकबूल जान साहब फेडरल शरीयत कोर्ट में 2 साल से ट्रांसजेंडर एक्ट के अगेंस्ट पेश हो रहे हैं। यू हर्ड इट राइट, अगेंस्ट। तो एक सवाल अजीब सा साथी दिमाग में आता है कि उसके अगेंस्ट क्यों, और ये सब ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि आपको ट्रांसजेंडर एक्ट के अगेंस्ट जाना पड़ा? क्योंकि बहुत से लोगों का तो फिर सादा सा सवाल ये उठता है एक आम इंसान को कि आप क्या ख्वाजा सराओं के हकूक़ के खिलाफ हैं? नहीं, आप बताऊँ, कम से कम मेजॉरिटी जो ख्वाजा सरा है वो मेरे साथ है इस केस के अंदर, और वो मेरे साथ पेश भी हो रहे हैं। अभी कल भी इस अलमात को भी, कितना बड़ा नाम है, उसने भी कहा कि हम पेश होंगे। कल 5 महीने के बाद दोबारा पेशी हो रही है। ये केस, ये जो एक्ट है ना, इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों का पहला मुल्क बन गया है, और इवन एशियाई मुल्कों का, अफ्रीकन मुल्कों का भी पहला मुल्क बन गया है कि जिसके अंदर LGBT को मुकम्मल हुकूक मिल चुके हुए हैं। यहाँ तक कि वो अपने जेंडर को रजिस्टर भी कर सकते हैं, और 2 मर्द आपस में और 2 औरतें आपस में शादी कर सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह 9 मई 2018 को ये केस, ये बिल पास हुआ था, और 9 मई 18 के बाद 30 मई को शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत जा रही थी, और इसमें पेश करने वालों में पेश थे रज़ा रब्बानी, रुबीना खालिद, और उसके बाद वो थे, क्या नाम है, वो जो अपना फरतुल्लाह बाबर, और ये लोग थे, और नवीद कमल, ये खालस जो सेकुलर लिबरल लॉबी है। इन्होंने वो केस पे, नून लीग ने उसके साथ मिल के उसको आगे बढ़ाया, और 9 मई को वो बहस हो रही थी। तो उस बहस पढ़ के मैं हैरान होता हूँ कि इन सारों ने कहा कि जल्दी जल्दी ये बहस करो, वरना आने वाली हुकूमत जो है क्रेडिट ले जाएगी। इसके अंदर तो अहम तरीन बात जो कि पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके बाद लोग इलेक्शन में चले गए, हमें भी नहीं पता चला, तो उसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर की एक डेफिनेशन की। ए ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सरा और एनी पर्सन, मैं और आप भी, whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। वो बंदा जो, मैं बच्चा पैदा हुआ हूँ मेल, मेरे डॉक्टर ने कहा ये मेल है, लेकिन बड़े होकर समझता हूँ यार मैं कुछ औरत महसूस करता हूँ, तो मुझे औरत की शनाख्त मिलनी चाहिए। एक मेरी बहन है कोई, वो मर्द के तौर पर, औरत के तौर पर पैदा हुई है, असाइन हो गया, वो उसको उन्होंने कहा कि ये औरत जो है ये मर्द हो सकती है। इसकी बुनियाद के ऊपर कानून बना, ये इस डेफिनेशन, ए ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। जैसे वो अपने आप को समझता है, जिस सेक्स में फिट करना चाहता है, उसके हिसाब से उसका राइट है। इस राइट के साथ क्या करता है, recognize as transgender under subsection 1 shall have the right to get himself or herself registered as per self-perceived identity with all the government department including but not limited to नादरा, यानी नादरा में जाके अपना शनाख्ती कार्ड चेंज कर सकता है। इस कानून के तहत आप अंदाज़ा करें कि हमें भी अंदाज़ा नहीं हुआ, एक अलग बंदा, बेचारा बच्चा हमाद हसन था, उसने कहीं ढूंढ के उसने ये केस पेश कर दिया शरीयत कोर्ट के अंदर कि ये तो शरीयत के खिलाफ है। उस चीज़ द्वारा उसको कोर्ट ने कहा ये तो रूटीन की बात है, कोई समझे नहीं, क्योंकि अंडरलाइंस में किसी को पता नहीं चलता। भागा मेरे पास आया, मैंने उसको 2 एक कॉलम लिखा, 3 प्रोग्राम किए, तब भी लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि मुझे शरीयत कोर्ट जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं शरीयत कोर्ट में गया, तकरीबन 300 सफ़ात पर मुश्तमिल हमने वो आर्गूमेंट्स जमा कराए हैं जो तमाम फ़िक़ों के हिसाब से इसको बताते। अब होता क्या है, इस वक्त 2018 से लेकर 2021 जून तक हमने फिगर्स निकाल के दिखाई हैं नादरा से, 26,800 के करीब लोगों ने अपनी जिन्स बदलने की दरख्वास्त दी है, जिनमें से 12,600 कुछ ऐसे हैं कि जो मर्द थे, 3 बच्चों के बाप थे, ये थे, उन्होंने कहा कि हम तो औरत लगती है, हमें औरत का हमारा शनाख्त कार्ड जारी किया जाए। इसी तरह को 11,000 के करीब जो औरतें हैं जिन्होंने कहा हम तो मर्द लगते हैं, हमें मर्द का कार्ड जारी किया जाए। इसी तरह को कुछ ख्वाजा सरा हैं, कुछ इस तरह तब्दील। अब इसमें देखें ये जो 26,000 लोग हैं, इनमें से अगर कोई 2 लोग इकट्ठे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास औरत का शनाख्ती कार्ड है, मैं मर्द हूँ, एक बात मर्द का शनाख्ती कार्ड है, वो मर्द है, ये दोनों शनाख्ती कार्ड जो हैं कारी साहब के पेश होते हैं, कारी साहब उसका निकाह पढ़ाता है, क्योंकि औरत को इतना जाके टेस्ट तो नहीं करना जाके। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे पास आप देखें कि इंडिया का एक्ट पड़ा हुआ है सामने, बरतानिया का एक्ट पड़ा हुआ है, तमाम एक्ट्स के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। जब तक मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई नहीं करेगा कि ये मर्द है, ये औरत है, ये ट्रांसजेंडर है। अच्छा, हमने तो उसमें बाकायदा शरई कवानीन के अंदर ये है कि खुनसा मुज़क्कर, खुनसा मुअन्नस
और एक होता है कि खुनसा मिक्स जिस कहते हैं वो भी एक उसको मतलब इस तरह का लफ्ज़ भी का हमने वो पेश किया। बाकायदा शरीयत ने डेफिनेशन की है कि कौन सा, बाकायदा फुक़हा ने डेफिनेशन की है, फिर वो कैसे कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, उनको कैसे शादी हो सकती है, नमाज कैसे पढ़ सकती है, ये सारे मैंने तफसील उनको दिए। लेकिन असल मसला ये है कि मेडिकल बोर्ड को वो नहीं शामिल करना चाहते। हमने सिर्फ ये दरख्वास्त की है, खुसरों का हक़ है, सब कुछ है, वो लोग चाहते भी, लेकिन मसला ये है कि आप कम अज़ कम और कुछ नहीं तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद सर्टिफिकेट दे। तमाम लोग, आप सोच सकते हैं, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, उसने अपनी जिन्स तब्दील कराई हुई है, ह्यूमन राइट्स के अंदर वो एक्टिविस्ट है, हमारे साथ केस मुकाबले में खड़ा है, एक दो और किस तरह के खड़े हैं। पाकिस्तान का यानी आप ये रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ उसकी इंटरनेशनल जस्टिस की, ठीक है, इन्होंने कहा पाकिस्तान यूरोप के बाद पहला मुल्क बन गया है कि जिसके अंदर ये हम जिन्स परस्ती और LGBT अलाउड है। और आप सोचें कि तमाम मजहबी जमातें भी वहाँ थी। और कल जो अटार्नी जनरल आएगा मेरे आर्गूमेंट्स के मुकाबले में जवाब देने के, क्योंकि 3 पेशेंट से वो इधर टाल टोल रहे हैं, वो इसको ले जाना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स में। हमने कहा ह्यूमन राइट्स का मसला ही नहीं है, ये तो मसला बेसिकली सेक्स एग्जामिनेशन का मसला है। आज ये तो कोई मसला नहीं है कि आप बेचारे कहते हैं, ख्वाजा सलाह कहते हैं कि बड़े आराम से आपकी नौकरी निकले, 2% कोटा ख्वाजा सलाह का है, आपने ख्वाजा सलाह का शनाख्ती कार्ड बनाया, आपने नौकरी ली, 2 साल बाद का मैं तो अब मर्द महसूस करता हूँ, आपने फिर तब्दील करा लिया। आपने 3 बच्चे पैदा किए, अब मैं तो मर्द लगती हूँ, औरत बच्चे जो है किसी और को दोगे। आप माशरे का सत्यानाश कर रहे हैं इस वक्त, तबाह बर्बाद कर रहे हैं इस वक्त। ये है असल इशू जिस पर कल इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे पेशी होगी। मेरी दिली दुआ है कि आप इसमें सुरखरू हों। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मैं आपको बताऊं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 5 साल के बाद होश आया है। मतलब मौलाना फजल रहमान साहब के भाई ने करारदाद पेश किया भाई, उस वक्त 5 साल से आपको कुछ नहीं पता था। और आज आप शहबाज शरीफ से कहें अटॉर्नी जनरल को सुबह ना भेजे, वरना हम छोड़ देंगे हुकूमत। उन्होंने सेंटर मुश्ताक ने भी कहा है, और सेंटर मुश्ताक साहब ने वहाँ पर एक अमेंडमेंट पेश कर दी। मुझे सिर्फ एक डर है, मैं सच्ची बात में डर कर, बड़े एहतराम से, बड़े उनको हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया था, 2-3 दफ़ा बुलाया था, कि अगर खुदा न खास्ता कल हुकूमत ने कहा कि ये तरमीम हमने पेश कर दी है और हम इस पर काम कर रहे हैं, तो शरीयत का कोर्ट का केस ख़त्म हो जाएगा, वो कभी उसमें चली जाएगी, क्या नाम है, कमेटी में, कमेटी से फिर उस पर चली जाएगी शरीयत और लंबा लटक शरीयत को जो क्या नाम है इस्लामी निजाती कौंसिल में, वहाँ से फिर वापस आएगी। और हालत ये है कि ना इनको पीपल पार्टी ने वोट देना है, ना इनको PTI ने वोट देना है, ना इनको अपना नून लीग ने वोट देना है, इनको किसी ने वोट नहीं देना। बस मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि दिली दुआ है कि मौर्या मकबूल जान साहब सुरखरू हों, बिकॉज ये एक ऐसी, ये तो एक जहाद होगी, मैं तो इसको जहाद कहूँगा। बिकॉज आप समझने की कोशिश करें कि हमारी जो हालात इतने बुरे हैं, जो उम्मत मुसलमा इस टाइम कहीं की नहीं रही, हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, हमें गोरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, वो इसी वजह से बिकॉज हम कुरान और सुन्नत की तालीमात से बहुत दूर आ गए हैं। और ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं कि मर्द और मर्द या औरत और औरत है वो एक साथ जाके सो जाएं या शादियां करनी या जो भी कर लें? तो ये तो एक जहाद है जो कि ये मकबूल जान साहब कर रहे हैं। मेरी दिली दुआ है कि कामयाब रहें, इसके अंदर कामयाब हों, सुरखरू हों, अपने मुआशरे को खुदारा बचाएं। जो जितनी भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी है हमारे सर आंखों पे, उनके हकूक हमारे लिए सबसे बढ़कर हैं। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।